हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कर रहे थे, जिसमें हम कुछ पार्ट कर चुके थे। इसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर चुके थे। इसमें बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ लिया था। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोइंग। सोइंग मीन्स बुआई करना, क्योंकि पहले हमने मिट्टी को प्रिपेयर कर लिया, खेत को प्रिपेयर कर लिया आगे बुआई करने के लिए। तो सोइंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो बुआई है वो एक खेती का एक मेन पार्ट है या इम्पोर्टेंट स्टेप है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। तो हम इस सोइंग प्रोसेस से पहले हम क्लीन एंड हेल्दी सीड्स को, एक अच्छी वैरायटी के जो बीज हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। फार्मर प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच गिव हाई यील्ड। तो जो किसान हैं वो ऐसे सीड्स को प्रेफर करते हैं, ऐसे सीड्स को ज़्यादा उगाना पसंद करते हैं, जिससे कि उनसे जो यील्ड प्राप्त होता है, एंड में जितने प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हो। सिलेक्शन ऑफ सीड्स इसमें है टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ विद वाटर, पुट ए हैंडफुल ऑफ पीट सीड्स एंड स्टिर वेल, वेट फॉर सम टाइम। एक बीकर लेते हैं, उसको आधा पानी से भर लेते हैं और उसमें कुछ गेहूं के जो बीज हैं वो डालते हैं और उसको अच्छे से हिलाते हैं, कुछ टाइम के लिए रख देते हैं। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। अगर यहाँ पे उसके बारे में हम देखते हैं कि बीकर में कुछ ऐसे सीड्स हैं जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। जो बीज हैवी होते हैं वो तो नीचे उसके तले में बैठ जाएंगे और जो लाइट होंगे वो ऊपर तैरते रहते हैं। वाई वुड दे बी लाइटर, तो वो हल्के क्यों हैं। डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर्स। जो खराब बीज होते हैं उनमें छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, इसी की वजह से वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, हल्के हो जाते हैं इसलिए। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है, एक अच्छा मेथड है अच्छे और गुड सीड्स को सेपरेट करने का। तो इसमें पानी में सारे बीज डालने से जो उसमें बैड सीड्स होंगे वो सारे ऊपर फ्लोट होने लगते हैं, उनको हम अलग निकाल सकते हैं छलनी की हेल्प से। और जो अच्छे बीज होंगे वो उसके पानी के तले में नीचे बैठ जाएंगे और उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। तो बुआई करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस बुआई में जो बीजों को खेत में बोना है तो उसके लिए हमें कौन कौन से टूल्स का यूज़ करना है, कौन कौन से टूल्स उसमें हेल्पफुल होते हैं। तो पहला है ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल टूल्स मतलब जो पुराने टाइम से, हमारे बुजुर्गों के टाइम से जो चले आ रहे हैं वैसे वो टूल्स। द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फनल। तो जो एक ट्रेडिशनल टूल है जो पहले से चला आ रहा है बीजों को बोने के लिए, वो एक कीपनुमा आकृति का होता है, एक कीप की तरह होता है। द सीड्स आर फिल इनटू द फनल। तो जो कीप वाली आकृति होती है वहाँ पे उन बीजों को भर दिया जाता है। पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड। उसके बाद में उस कीप से नीचे 2 या 3 पाइप्स निकलती हैं, तो उनका जो एंड होता है वो शार्प होता है। वो ऐसे मिट्टी को अपनी जगह से हटाता जाएगा और उसमें से बीज नीचे नीचे गिरते जाएंगे। These ends pierce into the soil and place seeds there. Next is seed drill. Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. आजकल जो ट्रेडिशनल टूल था उसकी जगह पे सीड ड्रिल का यूज़ करने लग गए हैं। तो इसको ट्रैक्टर के साथ ऑपरेट किया जाता है। दिस सॉ द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। तो इस जो सीड ड्रिल होती है
इससे जो बीज है वो सेम स्पेस पे, मतलब एक समान दूरी पर और एक जैसी गहराई में सारे सीड मतलब बोए जाते हैं। हर किसी भी मतलब उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहता, उनकी डेप्थ में और उनकी डिस्टेंस में कोई वो सारी यूनिफॉर्मली होती हैं, मतलब कोई इनमें फ़र्क नहीं रहता। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सोयल आफ्टर सोइंग। तो ये इंश्योर हो जाना चाहिए हमें कि जो हमने सीड जो बीज है बो दिए हैं उसके बाद में वो मिट्टी से कवर हुए हैं या नहीं हुए हैं। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। तो उसके ये जो उसको बीज को बोने के बाद में उसको मिट्टी से ढका होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाद में ये जो चिड़िया वगैरह को बर्ड्स है जो उन जो बीजों को वो खाना चाहिए, इसलिए तो ये जो सीड ड्रिल है वो हमारा टाइम और हमारे लेबर दोनों को बचाते हैं। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants। तो दो बीज जब हम बीज बोते हैं तो किन्हीं दो बीजों के बीच में डिस्टेंस है वो प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक ही जगह पे काफ़ी सारे बीज हमने फेंक दिए तो वो ओवर क्राउडेड मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट्स एक ही जगह से उग जाते हैं, तो उसमें क्या है हाफ डैमेज हो सकते हैं और हाफ ही प्रोड्यूस हो सकते हैं। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट। अगर प्लांट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होंगे, ओवर क्राउडेड नहीं होंगे, तो उनमें से क्या हर पौधे को प्रॉपर सनलाइट मिलती रहेगी जो उसके लिए सफिशिएंट है। न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सोयल। उसके साथ साथ में जो न्यूट्रिएंट्स और जो मिट्टी से उसको पानी मिलता है वो सब चीज़ें उन पौधों को प्रॉपर मिलती रहेंगी। At times a few plants may have to be removed to prevent overcrowding। अगर ऐसा हो भी जाता है कहीं ओवर क्राउडेड या एक ही जगह पे ज़्यादा पौधे उग जाते हैं तो उनमें से कुछ पौधों को उखाड़ दिया जाता है जिससे कि जो बाकी पौधे हैं उगे हुए वो प्रॉपर ग्रोथ कर सकें। नेक्स्ट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। खाद और उर्वरक को उसमें ऐड करना। Substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। तो मिट्टी में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो आर्टिफिशियल तौर पे ऐड किए जाते हैं, बाहर से जो किसान है वो ऐड करता है जिससे कि उन पौधों को प्रॉपर जो सीड्स हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सकें और उनकी यील्ड जो ज़्यादा हमें प्राप्त हो, तो इनको मैन्योर या फर्टिलाइजर्स कहते हैं। I saw a healthy crop growing in a farm. In the neighboring farm, the plants were weak. Why do some plants grow better than others? तो ये बूझो कहता है कि मैंने दो खेत देखे, एक खेत में तो प्लांट जो है क्रॉप जो थी उसकी फसल थी वो बड़ी अच्छी थी, अच्छी ग्रो कर रही थी, और उसके साथ वाले जो खेत था उसमें उसने पौधे देखे तो वो उस क्रॉप जो थी वो वीक थी। तो वो ये कह रहे कि ऐसा क्यों था, मतलब जो प्लांट्स हैं उनमें फ़र्क क्यों था। सॉयल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। जो मिट्टी है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है क्रॉप्स को। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो ये जिन जो न्यूट्रिएंट्स उसे मिट्टी से मिलते हैं वो भी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर होते हैं, ज़रूरी भी होते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड। तो कुछ एरिया में किसान क्या करते हैं, एक ही खेत में एक फसल उगाने के बाद में जब वो पूरी पक जाती है उस एक फसल को निकालने के बाद में दूसरी फसल उसी खेत में बो देते हैं। फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। तो किसान जो है एक फसल के बाद में दूसरी फसल उसी खेत में उगाते जाते हैं। The field is never left uncultivated or fallow
तो जो खेत है उसको या जो फील्ड है उसको वो बिना जोते हुए या बिना बुआई किए हुए बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। अगर दो फसलों के बीच में गैप दिया जाए तो उस सॉइल की फर्टिलिटी अच्छे से बनी रहती है। लेकिन किसान क्या है, लगातार कंटिन्यूसली उस खेत में कुछ ना कुछ बोते जाते रहते हैं, एक फसल के बाद में दूसरी फसल उगाते जाते हैं। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स। तो ये सोचिए कि उस हालत में या उस कंडीशन में जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं उनके साथ क्या होता होगा, या वो वैसे ही प्रेजेंट रह जाते हैं या सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो कंटिन्यूसली कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। तो अगर लगातार हम कल्टीवेशन या लगातार उस जगह पे बुआई करते रहते हैं, क्रॉप्स उगाते रहते हैं, तो उस जगह की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं बहुत। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। तो उस कंडीशन में जो फार्मर्स हैं वो उसमें खाद डालते हैं जो कि उस मिट्टी की फर्टिलिटी को और बढ़ाते हैं या उस मिट्टी में कम हुए न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को फिर से वापस बढ़ाते हैं, उसको रिप्लेनिश करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। तो इस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहा जाता है, खाद डालना। इम्पोर्टेंट टर्म को आप ध्यान रखिए हमेशा। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। तो अगर जो खाद है वो सही ढंग से, सही तरीके से या सही मात्रा में नहीं डाली जाए तब भी आपको उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, तो आपकी क्रॉप जो है वीक होगी। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of plants or animal waste। तो मैन्योर जो खाद है वो एक रासायनिक सब्सटेंस या रासायनिक सब्सटेंसेस है जो कि हमें एनिमल या प्लांट्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डीकम्पोज करके प्राप्त करते हैं। फार्मर्स डंप प्लांट्स और एनिमल वेस्ट इन पिट एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डीकम्पोज। जो फार्मर्स होते हैं वो इस वेस्ट को एक खुली जगह में छोड़ देते हैं या एक गड्ढा खोद के उसमें छोड़ देते हैं, तो वो कुछ टाइम के लिए तो वो अपने आप डिकम्पोज होती रहती है। द डिकम्पोजिशन इज कॉज बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो डिकम्पोजिशन है उस वेस्ट मटीरियल का, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों की हेल्प से होता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज टू ऑर्गेनिक मैन्योर। तो उसके बाद में जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस वेस्ट को पूरी तरीके से डिकम्पोज कर देते हैं तो वो एक बहुत मतलब न्यूट्रिएंट रिच प्रोडक्ट बन जाता है। तो वो उसको एक ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक खाद कहेंगे। तो ये पूरा जो डिकम्पोज मैटर होता है उसको एक ऑर्गेनिक खाद के रूप में किसान अपने खेतों में यूज़ करते हैं। You have already learned about vermicomposting in class 6। तो आप ऑलरेडी क्लास 6 में वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें वर्मी कंपोस्ट में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही खाद को तैयार किया जाता है। इसमें केंचुओं द्वारा खाद तैयार की जाती है। नेक्स्ट इसमें एक एक्टिविटी देखते हैं। उससे पहले ये देखते हैं हम कि वो जो कुछ पूछ रहा है। देयर इज ए नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। वो कहता है कि मेरी स्कूल के पास में ही एक नर्सरी है, वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स को छोटी छोटी थैलियों में रखा जाता है। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? पहली उसका जवाब देते हैं कि सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच ए पैडी आर फर्स्ट ग्रोइंग इन नर्सरी। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो बीज हैं वो पहले नर्सरी में उगाने पड़ते हैं, नर्सरी में उगाए जाते हैं। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैन्युअली। जब वो सीड्स से दोबारा वो छोटे छोटे प्लांट्स पौधे उग जाते हैं तो तब उनको खेतों में ट्रांसप्लांट किया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लोरिंग प्लांट्स आर आल्सो ग्रोन इन नर्सरी। तो इसी तरीके से कुछ जो
फूलों वाले जंगली पौधे हैं या फूलों वाले पौधे हैं वो भी नर्सरी में उगाए जाते हैं। उसके बाद में आपकी एक्टिविटी आ जाती है, फिर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। देखिए मूंग और ग्राम सीड एंड जर्मिनेट देम। मूंग और चने के बीज लेते हैं हम और उनको जर्मिनेट करते हैं, उगाते हैं। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स, तो एक बिल्कुल इक्वल साइज के सीडलिंग्स लिए जाते हैं। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स, कोई 3 एक जैसे ग्लास लीजिए या कोई भी ऐसे वेसल जो तीनों एक जैसे हों, एक ही माप के हों। मार्क दैम A B C, तो उन पे मार्क करते हैं ABC। टू ग्लास A एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉयल मिक्सचर विद ए लिटिल काउ डंग मैन्योर। तो ग्लास ए में हम कुछ मिट्टी डालते हैं और उसमें कुछ गाय के गोबर से बनी हुई खाद डालते हैं, उसको मिक्स करके उसमें पौधा लगाते हैं। इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉयल मिक्सड विद ए लिटिल यूरिया। उसके बाद में एक दूसरे जो बी ग्लास है उसमें कुछ मिट्टी हम यूरिया फर्टिलाइज़र के साथ में मिक्स करके उसमें डालते हैं। टेक द सेम अमाउंट सॉयल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग, तो एक जो ग्लास सी है उसमें हम सॉयल लेते हैं बिना कुछ उसमें ऐड किए हुए। उसमें ना तो मैन्योर ऐड करेंगे ना कोई फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन दैम, तो हर जो ग्लास में है वो सेम मात्रा में पानी डाल के उसके बाद में उसमें सीडलिंग को हम उसमें प्लांट कर देते हैं, उगा देते हैं। कीप दैम इन ए सेफ प्लेस एंड वाटर दैम डेली, तो इन्हें कहीं सेफ जगह पे रख दीजिए, उसके बाद में इनको डेली पानी देना होता है। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, तो उसके बाद में 7 से 10 दिन के बाद में हम इनकी ग्रोथ देखते हैं कि कैसे हुई है। डिड प्लांट्स इन द ऑल क्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, तो क्या जो सभी क्लास के जो पौधे हैं क्या उनकी जो ग्रोथ हुई है वो सेम हुई है। विच क्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इन विच क्लास वाज ग्रोथ फास्टेस्ट, तो इसमें मतलब इन जो तीनों ग्लासों में से कौन सा ग्लास है जो अच्छी ग्रोथ शो कर रहा है और जो कौन से ग्लास का जो पौधा है वो फास्ट ग्रोथ जिसने शो की है। तो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, जो फर्टिलाइजर्स हैं वो एक केमिकल रिच कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। हाउ दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, तो ये मैन्योर से या खाद से अलग कैसे हुए। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है, जबकि जो मैन्योर है खाद है उसको एक खुले एरिया में एनिमल या प्लांट जो वेस्ट मटेरियल है उसको खुले में छोड़ दिया जाता है और वो अपने आप डिकम्पोज होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। Some examples of fertilizers are urea, ammonium sulfate, superphosphate, पोटाश, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये कुछ फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल्स हैं। या यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हेल्प फार्म टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज, तो ये जो फर्टिलाइजर्स हैं वो किसानों की हेल्प करते हैं किसमें जो वो क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी यील्ड को बढ़ाने में। जैसे गेहूं की खेती है, चावल की खेती है या मक्का की खेती है, तो इसमें वो जो उसकी यील्ड होती है या एंड में हमें जितना भी प्रोडक्ट मिलना होता है उससे ज़्यादा मात्रा में मिलता है या उसकी यील्ड को बढ़ा देते हैं। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं रहती, उपजाऊ नहीं रहती, वो कम उपजाऊ होने लगती है। जो सॉइल में नेचुरल न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो इस प्रकार फर्टिलाइजर्स हैं वो एक वाटर पोल्यूशन का भी सोर्स है, इससे जल प्रदूषण भी होता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स, तो इसलिए जो इसका
जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो मिट्टी का उपजाऊपन है, उसको प्रॉपरली मेंटेन रखने के लिए हमें या तो उस फर्टिलाइजर्स को मैन्योर के साथ में ऐड करके फिर उसको खेत में डालना चाहिए, और फर्टिलाइजर्स को कम मात्रा में डालना चाहिए, या हमें क्रॉप्स के दो फसलों के बीच में जो खेत को है मतलब बिना बुआई के छोड़ना चाहिए कुछ टाइम के लिए, उस फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ना चाहिए, जिससे कि उस मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती है, और साथ में उसमें जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्रॉप प्रोडक्शन की वजह से जो कम होती है मात्रा, वो फिर से उसमें रीजनरेट हो जाती है, या फिर से वो बढ़ना शुरू हो जाती है। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेन कैपेसिटी। जो खाद डालते हैं हम अपने खेतों में, तो वो सॉइल का जो टेक्सचर है उसको भी मेंटेन करता है, उसको इम्प्रूव करता है, और जो जो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जो मिट्टी के पानी को ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी होती है, उसको भी बढ़ाता है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। तो ये उस मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको फिर से बढ़ाने में हेल्प करता है। Another method of replenishing the soil with nutrients is through क्रॉप रोटेशन। तो इसमें जो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को फिर से बनाए रखने के लिए, या उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए एक अलग मेथड होता है, उसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन। मतलब कि दो फसलों का क्रॉप रोटेशन, दो फसलों के बारी बारी से उगाना। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। तो इसमें दो फसलों को अल्टरनेट रूप से उगाना क्रॉप रोटेशन कहलाता है। जैसे कि पहले जो हमने फसल उगाई, उस फसल को दोबारा से नहीं उगाकर कोई दूसरी फसल उगाई जाए, तो इसको कहेंगे क्रॉप रोटेशन। अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम एज फूडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। तो इसमें जो नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स हैं वो ऐसे ही करते हैं, एक सीज़न में तो लेग्यूम्स को उगाते हैं, फलीदार जो प्रोडक्शन फलीदार क्रॉप है, फलीदार फसलें हैं, उनको उगाते हैं, फूडर के रूप में वो यूज़ होते हैं, और जो नेक्स्ट अगला सीज़न होता है उसमें वो गेहूं की खेती करते हैं। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। तो ये चीज़ भी मिट्टी की जो उर्वरकता है उसको बनाए रखने में हेल्प करता है, जो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को बनाए रखने में हेल्प करती है। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। तो किसानों को ये क्रॉप रोटेशन के प्रैक्टिस करने के लिए मतलब उत्साहित किया जाता है। इन द प्रीवियस क्लासेस, लास्ट क्लासेस में यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो पिछली क्लासेस में आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, जो कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे फलीदार पौधे होते हैं, उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। उनकी जो नोड्स होती है, रूट्स की जड़ों की नोड्स में पाए जाते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको फिक्स करते हैं सॉइल में, उसकी न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए। आगे है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। तो यहाँ पे फर्टिलाइज़र और उर्वरक और खाद में आपको डिफरेंस बताया गया। पहला है फर्टिलाइज़र इज़ मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट। तो जो फर्टिलाइजर्स है वो मैन मेड है, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंसेज ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डग एंड प्लांट रेसिड्यूज। तो जो खाद है वो एक नेचुरल सब्सटेंसेस है, वो पशुओं के वेस्ट मटेरियल से और प्लांट्स के जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, उसकी पत्तियाँ, उसकी टहनियाँ, तो उन सब को के डिकम्पोजिशन की वजह से बनती है। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र को फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर इन द फील्ड। तो मैन्योर जो खाद है उसको खुली जगह पे खेतों में प्रिपेयर किया जाता है। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। तो जो फर्टिलाइजर्स हैं वो जो मिट्टी में है कोई भी ह्यूमस को पैदा नहीं करता, मतलब उससे कोई ऑर्गेनिजम्स मिट्टी में पैदा नहीं होते। मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। जैसे
खाद से जो मिट्टी की ह्यूमस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो जो फर्टिलाइजर्स में है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो प्लांट्स के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम हो गया। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसके फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में जो मैन्योर है, खाद है, उसमें न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो ये इस टेबल में हमने ये डिफरेंसेस पढ़े। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। तो जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, खाद है, उसको हम फर्टिलाइजर से ज़्यादा अच्छा मानते हैं। दिस इज़ बिकॉज, इसके कारण ये है कि इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉयल। ये मिट्टी का जो पानी को बांधे रखने की जो कैपेसिटी होती है, पानी को एब्जॉर्व करने की जो कैपेसिटी होती है, उसको बढ़ाते हैं। इट मेक्स द सॉयल पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजीली। तो ये जो मिट्टी में छोटे छोटे पोर्स को बढ़ाती है। जो मिट्टी में छोटा छोटा स्पेस रह जाता है जहाँ से जो मिट्टी में गैसों का एक्सचेंज होता है, वो बहुत ही अच्छे से या बहुत आसानी से हो सकता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। तो ये मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ाता है, जैसे ह्यूमस बढ़ती है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल। तो ये मिट्टी के टेक्सचर को, है ना, मिट्टी की जो उसकी प्रकृति है उसको भी बढ़ाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरिगेशन। ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।